हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है वेदा एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर गौरी। आज हम फिर वापस आ चुके हैं अपने टॉप 35 क्वेश्चंस के साथ, जो कि रिलेटेड होने वाले हैं आपके पूरे साइंस के सिलेबस पे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और करते हैं टॉप 35 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा, विच प्रैक्टिस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। कौन सी विधि कार्बनिक पदार्थ को घटित करके पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है? तो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है ये? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना। आपके ऑप्शंस हैं यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर ओवर इरिगेशन। बच्चों, कीटनाशकों का उपयोग, जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक या फिर अत्यधिक सिंचाई। बच्चों बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो, जब हम ये क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आप सब लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर किया करिए। जो हमारा कमेंट सेक्शन है, जो लाइव चैट चलता है, उसमें फटाफट से आंसर करके बताया करो कि आपके हिसाब से सही आंसर कौन सा होगा। तो बच्चों, अगर मैं बात करती हूँ एक ऐसी प्रैक्टिस की जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ में डीकंपोजिशन होता है, तो जब हमने डीकंपोजिशन के बारे में पढ़ा था ना, डीकंपोजिंग का क्या मतलब है? कोई भी ऑर्गेनिक मैटर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम खाद ले लेते हैं, है ना। मतलब क्या ले सकते हैं हम? काउ डंग ले सकते हैं, हम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके हैं, उनको जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? हम सिंपली ऑर्गेनिक मेन्योर को प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक मेन्योर, दैट इज जैविक खाद। डीकंपोजिशन से हमारे पास क्या प्राप्त होता है बच्चों? ऑर्गेनिक मेन्योर प्राप्त होता है। बिकॉज हमको पता है कि अगर मैं उर्वरक के बारे में बात करूंगी, फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करूंगी, तो दीज आर दी केमिकल सब्सटेंसेस। ये जो है वो डीकंपोजिशन से नहीं बनती हैं, ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से ये जो चीज होगी बच्चों, वो किस में प्रोड्यूस होगी? फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होगी। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? द स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन वेयर सीड्स आर सोन। फसल उत्पादन का वह चरण जिसमें बीज बोए जाते हैं, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस है सोइंग, बी इरिगेशन, बुवाई, सिंचाई, कटाई, निराई, हार्वेस्टिंग या फिर वीडिंग। तो बच्चों, हमने 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ी हैं, है ना। जब हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तो हमने 7 प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ाई की थी, शायद आपको याद होगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसका आंसर जरूर टाइप करें। तो बच्चों, क्या होगा? स्टेज एक ऐसी जो कि क्रॉप प्रोडक्शन का हिस्सा है और जहां पर सीड्स को बोया जा रहा है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था बच्चों, वो क्या था? प्लोइंग, है ना। हमने क्या करा था? प्लो करा था, यही स्टेप था। उसके बाद क्या था? सोइंग स्टेप था। अब सोइंग कौन सा स्टेप होता है? जिसमें हम सीड्स को सो करते हैं। हमने अपनी जो फसल थी बेटा, उसके लिए जो हमने सॉइल प्रिपेयर करा है, ठीक है। सॉइल प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? प्लोइंग का स्टेप था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड था सोइंग, जिसमें हम अच्छे सीड्स, हेल्दी सीड्स को क्या करेंगे? सो करेंगे बच्चों। तो सिंपल सा सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा सोइंग, दैट इज ए, बुवाई करना। अब बुवाई में हम कैसे सीड्स को बोते हैं बच्चों, ये भी आपको पता है। हेल्दी सीड्स को, उनके लिए एक एक्टिविटी भी कराई जा चुकी है। फॉर एग्जांपल, आपको क्या करना है? सीड्स को पानी में पुट रखना है। फॉर एग्जांपल, हमने एक ग्लास पानी ले लिया, उसमें हमने सीड्स डाल दिए। जो भी बहुत हल्के सीड्स होंगे वो फ्लोट कर जाएंगे, जो हेल्दी सीड्स होंगे वो बॉटम पर रह जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बच्चों, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन लीड टू। हमें पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर द सॉइल। रासायनिक उर्वरक को अत्यधिक उपयोग करेंगे तो क्या हो सकता है? अगर हम रासायनिक उर्वरक ज्यादा बार यूज करा, ओवर यूज कर लिया, वैसे भी सुनते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज का जो एक्सेस है वो बुरा है, चाहे वो कोई भी अच्छी भी चीज हो। लेकिन ज्यादा बार अगर चॉकलेट खाओगे तो दांत तो खराब होंगे ही। तो अगर ये बोल रहे हैं मैं केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज करती हूं तो क्या होगा? सॉइल फर्टिलिटी का इंप्रूवमेंट होगा, मिट्टी की उर्वरकता में सुधार आएगा, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, मिट्टी और जल प्रदूषित होगा, पेस्ट रेजिस्टेंस, कीट प्रतिरोध करेगा, ठीक है, या फिर इंक्रीज क्रॉप यील्ड, फसल की उपज में वृद्धि होगी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आंसर को टाइप करें। देखो बच्चों, केमिकल फर्टिलाइजर्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? हमको पता है फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं और डिफरेंट टाइप के केमिकल से मिलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक चीज को अगर मैं बार बार यूज करूंगी ना, तो हमारी क्रॉप उतनी ज्यादा खराब नहीं होगी, हमारी सॉइल के जो पोषक तत्व हैं वो इतनी ज्यादा रिड्यूस नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करती हूँ, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रसायन को मिलकर ये बनाया गया है,
और अल्टीमेटली जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद चीजों को खराब करना, डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से एक सबसे ज्यादा हार्मफुल हजार्डस चीज होगी बच्चों, जिसको हम बोलते हैं सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, मिट्टी और जल का प्रदूषण। इसमें क्या होगा, मिट्टी जिसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो डिप्लीट होना स्टार्ट कर देंगे, साथ ही साथ में वाटर, जिन जिन चीजों में हमारी सॉइल जो है वो मिक्स होती चली जाएगी वो भी पोल्यूट होगा। तो सिंपल होगा आंसर सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन कर्ड प्रिपरेशन। रोज दही खाते होगे, गर्मी का मौसम चल रहा है, दही बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, तब हमने डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोआ, डिफरेंट टाइप के एल्गी एंड फंजाई के बारे में डिस्कशन किया था। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी, जीवाणु, फफूंद, विषाणु या फिर शैवाल। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों हमको पता है कि जब भी मम्मी मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करती हैं तो क्या प्रोसेस रहता है उसका, मम्मी क्या करती हैं, दूध को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर गर्म करती हैं, उसमें थोड़ा सा कर्ड एज अ स्टार्टर डालती हैं, क्योंकि कर्ड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अभी मैं उसका नाम भी बताऊंगी, अगर आपको उसका नाम पता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बैक्टीरिया का नाम है बच्चों लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये क्या है, जो हमारे मिल्क में बच्चों जैसे ही कर्ड का एक चम्मच मम्मी दूध में मिलाती हैं एंड घोलती हैं, क्या होता है, लैक्टोबैसिलस अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। उससे जो हमारा मिल्क होता है बच्चों वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद, अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे के बाद, जब वो अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेता है, क्या बन जाता है, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया। एंड लैक्टोबैसिलस क्या है बच्चों, एक तरीके का जीवाणु है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज? तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए, दैट इज जीवाणु या फिर बैक्टीरिया। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बच्चों। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया। ज्यादातर सबको ही हुआ होगा, मलेरिया, टाइफाइड सबको ही होता रहता है ना। किस सूक्ष्म जीव के कारण मलेरिया होता है। अब ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है बच्चों जिसके कारण मलेरिया हो रहा है, प्लाज्मोडियम, ई कोलाई, ईस्ट या फिर पेनिसिलिन। प्लाज्मोडियम, खमीर, ई कोलाई या फिर पेनिसिलियम बच्चों। तो एक चीज को याद रखना, ये फिर से डिजीज वाली टेबल में से है, और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डिजीज रिलेटेड टेबल्स हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, वो सब जेएनवी वालों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए इन चीजों को याद करना ना भूले बच्चों। डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि हमें सब चीजों को याद रखना है। जो हमारी डिजीज है वो कौन सी है बच्चों, मलेरिया। अगर मैं इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बताऊं ना कि किसके थ्रू ये होता है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसकी बात करती हूँ, तो अगर मैं ब्रॉड टर्म्स में बात करूं तो ये एक प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाली बीमारी है। किसके थ्रू होता है बच्चों, ये प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। लेकिन इसका जो कॉजिंग एजेंट है बच्चों वो कौन है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। इतनी चीज क्लियर हो गई, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम नाम है उसका। क्लियर? चलिए आंसर हो जाएगा इसका प्लाज्मोडियम ए। ठीक है, अब इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन आता है कि इसको ट्रांसफर कौन करता है। ठीक है, तो वो कौन सी एक मॉस्किटो है बच्चों, मैं उसका नाम भी आपको बता देती हूँ। उस मॉस्किटो का नाम है बच्चों फीमेल एनोफिलीस। ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज ये भी कई बार जेएनवी में पूछा गया है। फीमेल एनोफिलीज जो है वो मलेरिया का क्या है बच्चों, कैरियर है एक तरीके से। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, क्या है, कैरियर है। ये क्या करती है, उसको कैरी करवाती है और दूसरों लोगों में कॉज करवाती है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, फीमेल एनोफिलीज जो है वो एक तरीके से वेक्टर है या फिर कैरियर है जो मलेरिया को कॉज करवाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा। द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल इज, कोयले का उच्चतम ग्रेड क्या है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कोल्स हमने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कोल्स हमने पढ़ा है बच्चों, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट, क्या होगा इसका सिंपल सा आंसर। देखो हाईएस्ट ग्रेड के कोल की अगर मैं बात करती हूँ ना बच्चों, हाईएस्ट ग्रेड का क्या मतलब है, सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि कोयला अल्टीमेटली किससे बना है, कार्बन से मिलकर बना है। हाईएस्ट ग्रेड का मतलब है
मोस्ट या फिर हाई कार्बन कंटेंट, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा कि ये हाईएस्ट ग्रेड का है। कौन सा होता है, इस बात को आपको याद रखना है बच्चों। तो हमारा सिंपल सा आंसर है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन का कंटेंट है और वो उच्चतम ग्रेड का कोयला है, ठीक है। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए, दैट इज एंथ्रासाइट। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम, कोयला किससे बनता है, ठीक है। डेड प्लांट मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स या फिर रॉक से, लाखों वर्षों से मृत पौधों के अवशेषों से, जीवाश्म ईंधन, खनिज या फिर चट्टानों से। तो बच्चों जब हमने इस चैप्टर में पढ़ाई की थी ना, तो हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा है, दैट इज कोल, सेकेंड वन क्या है बच्चों, पेट्रोलियम, एंड थर्ड इज नेचुरल गैस, है ना। इन्हीं 3 चीजों के बारे में हमने पढ़ाई करी है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो अब मैं जरा इन तीनों का ब्रीफ आपको दे देती हूँ। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, जीवाश्म ईंधन बोला जाता है, इस या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बोल रहे हैं बच्चों। क्यों, कोल एंड पेट्रोलियम की अगर मैं बात करती हूँ या फिर नेचुरल गैस की बच्चों, तो ये जो है ना, वो डिफरेंट टाइप के सी ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स के डीकम्पोजिशन से बने हैं ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। अब ये क्या है, एक तरीके के ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है, जो एक बार खत्म हो जाएंगे तो उनको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, सनलाइट, एयर एंड वाटर, ठीक है। फॉरेस्ट की भी बात कर सकते हैं, ये सब क्या है बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स हैं, बिकॉज ये डेड रिमेन से मिलकर बनी है। अगर मैं कोल की बात करूंगी तो प्लांट के डेड रिमेन से, साथ ही साथ में पेट्रोलियम सी ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से मिलकर बना हुआ है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो जाएगा डेड प्लांट मैटर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, लाखों वर्षों से मृत पौधों के अवशेषों से कौन बना है, कोयला बना है। सी ऑर्गेनिज्म लिखा होता तो इसका सिंपल आंसर पेट्रोलियम हो जाता। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज छोटी सी चूक आपको जेएनवी में जाने से रोक सकती है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस। अब बहुत ही आसान सा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, कार्बन के पूर्ण दहन से क्या बनता है। जब कार्बन का पूर्ण दहन हो रहा हो, मतलब कंबशन हो रहा हो। एक बार फिर से कंबशन को समझते हैं बच्चों कि दहन एग्जैक्टली क्या है। अगर मैं इसको एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, केमिस्ट्री की फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ, तो कंबशन क्या है, कोई भी फ्यूल, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में जलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। कोई भी चीज किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगी, तब जो है वो हमारा कंबशन कंप्लीट माना जाएगा। कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस CO2। अब कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये भी बता देती हूँ। फ्यूल मान लो कोयला है, सबसे ज्यादा कार्बन का कंटेंट रहता है, ठीक है, C+O2। अब ये कार्बन का केमिकल स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको एलिमेंट के नाम से जानते हैं, तो ये C से दिखाई देता है, मतलब हम इसको लिखते C है कार्बन को। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, C+O2, डायरेक्टली प्लस करो CO2, क्या प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा CO2। जब भी कार्बन पूरी तरीके से दहन करता है बच्चों, तो एक ही गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ होता, ये तो कंप्लीट कंबशन है, अगर यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ होता, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन का सिर्फ एक ही मतलब होता है, अपूर्ण दहन का एक मतलब है कि ऑक्सीजन कम है, मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, लेकिन वहां पर कम ऑक्सीजन की वजह से क्या हुआ, अपूर्ण दहन हुआ, और इसने क्या प्रोड्यूस करा बच्चा, CO प्रोड्यूस करा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और वो क्या है, हाईली पॉइजनस होती है, इस वजह से डेथ भी हो सकती है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अ ल्यूमिनस फ्लेम, सबने कैंडल जलाई है अपने घर पे, एक दीप्तिमान ज्वाला, गिव्स लाइट, गिव्स नो लाइट, प्रोड्यूसेस ओनली हीट, कैन नॉट बर्न, जल नहीं सकती, केवल गर्मी उत्पन्न करती है, प्रकाश नहीं देती है या फिर प्रकाश देती है। तो बच्चों एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ी सी एक बढ़िया सी सुंदर सी क्या कर सकते हैं, कैंडल बना लेते हैं, ठीक है। अब कैंडल क्या है, कुछ इसी तरीके से होती है ना, इसी तरीके से बनती है कैंडल, बिल्कुल सही। चलो बढ़िया बनाई है मैम ने, है ना।
अब बच्चों कैंडल क्या है, ये क्या है, हमारा फ्लेम है। हमको पता है फ्लेम के 3 जोन्स होते हैं, तो एक ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस एंड द मिडिल पोर्शन। तो बच्चों जो हमारा ल्यूमिनस फ्लेम का पोर्शन होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, लाइट प्रोवाइड करता है। हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए, दैट इज प्रकाश देती है। क्लियर है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की अगर मैं बात करती हूँ ना आपको, तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम जो टॉपिक है ना, उससे काफी बार जेएनवी में क्वेश्चंस आ चुके हैं। जेएनवी ज्यादातर पूछता है, इस वजह से आपको ये वाला टॉपिक और अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, स्पेशली जो इसका डायग्राम है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज, क्यों होती है डेंजरस? कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक है, खतरनाक क्यों है? आपके ऑप्शंस है, इट इज टॉक्सिक एंड कलरलेस, इट बर्न्स इजीली, इट इज वाटर, इट स्मेल्स स्वीट। यह जहरीली और रंगहीन होती है, ये आसानी से जलती है, ये पानी है, या फिर इसकी गंध मीठी होती है। जल्दी से कमेंट करके जरूर अपने आंसर को शेयर करें। तो बच्चों हमने बात करी थी कि जब भी क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना। इनकम्प्लीट कंबशन का क्या मतलब है, अपूर्ण दहन। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा किसका बच्चों, कार्बन का, तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेंगे। मोनोऑक्साइड का क्या मतलब है, सिंगल ऑक्सीजन। कार्बन के साथ सिंगल ऑक्सीजन आ रही है, अगर मैं CO2 लिखती हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, मतलब वहां पे 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, किसके बच्चों, ऑक्सीजन के। यहाँ पर सिंगल है, इस वजह से इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या है, टॉक्सिक है और साथ ही साथ में कलरलेस है। एक तो दिखाई नहीं देगी, दूसरी चीज है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा जहरीली है। आपने कभी कभी सुना होगा बच्चों, गांव में या फिर आपने न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ी होगी कि घर के लोगों ने क्या करा, अंगीठी में कोयला जलाया और कमरे को बंद कर लिया और सो गए, लेकिन सुबह वो उठे ही नहीं क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी। बहुत बार आपने ऐसी खतरनाक न्यूज न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी। क्या होता है, जब आपने रूम को क्लोज कर लिया तब वहां पे ऑक्सीजन पूरी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। कोयले में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका है, कार्बन का, जिसको मैं C से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ऑक्सीजन कम आई, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल आया ऑक्सीजन का, टोटल ऑक्सीजन नहीं आ पाई। क्या प्रोडक्शन हुआ, CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई उस कोयले के जलने से। वहां पर उसने अपना काम कर दिया क्योंकि वो टॉक्सिक है, और सबसे पहली चीज है धुआं नहीं फेंकती, कलरलेस है ना। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, इस वजह से ये डेथ को भी कॉज कर सकती है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज कैन बी डन बाय, लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। बहुत जो हमारे गवर्नमेंट है, उन्होंने जो इनिशिएटिव्स बनाए हैं बच्चों, वो बहुत सारे हैं। किन लोगों को बचाने के लिए, किन जीवों को, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो भी हमारे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट टाइप के इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर रखा है। और आपके ऑप्शंस हैं नेशनल पार्क, जूज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, या फिर ऑल ऑफ दीज, राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, वन्य जीव अभ्यारण्य, या फिर ये सभी। तो अगर मैं बात करती हूँ कंजर्वेशन की बच्चों, तो जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क है, जू है बच्चों, वो तीनों ही संरक्षण करते हैं किसका, एंडेंजर्ड स्पीशीज का। और अगर इनको हम नोट डाउन करते हैं तो वो कौन सी बुक में करते हैं, रेड डेटा बुक में करते हैं। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी। नेशनल पार्क पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करता है, इस चीज को याद रखिएगा। जू जो है वो हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कंजर्व करता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बच्चों, वो स्पेसिफिकली वाइल्ड एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए बनाई गई हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तीनों चीजों में अंतर क्या है वो भी क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स, लैंगिक प्रजनन के लिए क्या आवश्यक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल से है ये क्वेश्चन, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये कमेंट में आता होगा, इसलिए आप कमेंट में आंसर जरूर कीजिए, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। अभी अगर मैं ए सेक्सुअल लिखती हूँ तो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में भी एक चीज बताई थी, ए से बस याद रखना कि 1 होता है, ठीक है। मतलब एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें बच्चों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इस वजह से जो इसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो आइडेंटिकल होता है किसके, एकदम पेरेंट के जैसा दिखता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको क्या चाहिए बच्चों, दोनों टाइप के पेरेंट चाहिए होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल, तभी जाकर क्या प्रिडिक्शन होता है बच्चों, डिफरेंट टाइप के ऑफस्प्रिंग का, जो कि थोड़ा सा जेनेटिकली अनआइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा टू पेरेंट्स, दैट इज दो जनक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनकों की जरूरत पड़ती है, मतलब दो पेरेंट्स की, दो इंडिविजुअल की, दैट इज मेल एंड फीमेल। क्लियर है। पुरुष और मादा दोनों की आवश्यकता है, किसके लिए, लैंगिक प्रजनन के लिए। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, आपके ऑप्शंस है, वीवी पेरेस एनिमल्स होते क्या हैं, ले एग्स, गिव लाइव बर्थ, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली, डू नॉट रिप्रोड्यूस। अंडे देते हैं, जरायु जानवर कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, या फिर प्रजनन ही नहीं करते। तो ऐसा तो नहीं है कि प्रजनन नहीं करते, है ना। हमने दो टाइप के एनिमल्स की बात करी है, एक तो ओविपेरस, ठीक है, अंडजनक, और दूसरे हैं जरायुज, जो कि होते हैं वीवीपेरस एनिमल्स। मैंने एक ट्रिक बताई थी इसको याद रखने की, एक बार फिर से बताती हूँ। ओवी, एक बार ओवीपेरस लिखती है, ठीक है। ओवी का मतलब याद रखा करो, ओ से याद रखो एग, अंडा, ठीक है, अंडा, अंड प्रजक है ना। तो ओवी प्रेरस का मतलब है कि एग्स प्रोड्यूस करेंगे। साथ में वीवी का बात क्या करते हैं बच्चों, वीवी का क्या मतलब है, बच्चे। सिंपल सी लाइन है, इस चीज को अगर याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। क्या देते हैं बच्चों, वीवी पेरेस क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो वीवी पेरेस एनिमल्स गिव लाइव बर्थ, किसको देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। जरायु जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, साथ ही साथ में जो हमारे ओवीपेरस है वो अंडों मतलब ले करते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं, सिंपल। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बाइनरी फिजन इज सीन इन, अब द्विखंडन किस में देखा जाता है, कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में। आपके ऑप्शंस है बैक्टीरिया, फ्रॉग, स्नेक, या फिर ह्यूमन, जीवाणु, सांप, मेढक, मनुष्य। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जिसको सही आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आंसर को शेयर कीजिए। तो बच्चों हमने बात करी है बाइनरी फिजन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बच्चों बाइनरी फिजन होता है ना, वो क्या है बच्चों, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, अलैंगिक प्रजनन है। सबसे पहली चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इसका एग्जाम्पल पढ़ा होगा ना, तो आपने इसका एग्जाम्पल पढ़ा है अमीबा का, है ना, यही तो मैंने पढ़ाया है। अब मैं आप सोच रहे हो कि मैम अमीबा तो कहीं आंसर में है ही नहीं, कहीं ऑप्शन ही नहीं है, अब मैं क्या मार्क करूं। बेटा अमीबा इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, है ना। आपको पता है कि जो हमारा अमीबा है वो क्या करता है, द्विखंडन करता है, कुछ इसी तरीके से डिवाइड करता है ना, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करता है, दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। अमीबा में बाइनरी फिजन के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है। लेकिन जो हमारा बाइनरी फिजन है ना, वो कॉमनली बैक्टीरियाज में भी देखा गया है। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए, दैट इज जीवाणु, ठीक है। ऐसे ही आप इसको भी याद रख सकते हो, हाइड्रा में क्या होता है बच्चों, मुकुलन होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जेएनवी ज्यादातर पूछता है, इसलिए एग्जाम्पल्स को मिस आउट करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बच्चों। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया है। बडिंग अकर्स इन, फिर से वही क्वेश्चन है, मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा, फ्रॉग, लिजार्ड, या फिर काउ, हाइड्रा, मेढक, छिपकली, या फिर गाय बच्चों। तो हमको पता है कि बडिंग जो है बच्चों वो क्या है, एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अभी हमने बात करी थी मुकुलन क्या है, एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट का नीड है, किस टाइप से होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कुछ हाइड्रा है, कुछ स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है हाइड्रा का, ठीक है। ये क्या करता है, बर्ड को डेवलप कर लेता है इस तरीके से, और वो बर्ड जो है वो थोड़े टाइम बाद क्या होती है बच्चों, अलग हो जाती है और सिमिलर दिखाई देती है, किससे, अपने पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती है। और किस में होता है ये प्रोसेस, हाइड्रा में। क्लियर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, इस चीज को याद रखिएगा। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है, और अमीबा में बाइनरी फिजन दैट इज द्विखंडन होता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बच्चों।
फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू, जो हमारा निषेचित अंडा है वो किस में विकसित होगा? अब निषेचन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, आगे क्या होगा? तो बच्चों एक चीज मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास स्पर्म है ना, पत्ती जैसा दिखाई नहीं देता, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास एग है, ठीक है। ये दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं तो कुछ इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसी तरीके से दिखाई देता है? कुछ बिल्कुल सही है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों बन गया जाइगोट, एग, अडल्ट डायरेक्टली गलत, सीड नहीं बनेगा, नन तो होगा ही नहीं। क्या बनेगा सबसे पहले बच्चों? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज युग्मनज का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला जो हमारा डायग्राम है वो क्या है? युग्मनज है, दैट इज जाइगोट है। उसके बाद क्या होता है? ये अपने आपस में बच्चों मल्टीप्लाई करने लगता है ना। और मल्टीप्लाई करते करते क्या बनाता है? डिफरेंट टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ सेल्स हैं, इन सबके पास अपना अपना न्यूक्लियस है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है सबके पास। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है बच्चों? एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड हो गया एम्ब्रियो, भ्रूण, फिर शिशु, फिर वयस्क, यंग वन एंड द अडल्ट। इसके बाद जब हमें अपने बॉडी पार्ट्स दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, जब एक बच्चे के अंदर डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल हाथ, पैर, नाक, आंख बनने लगती है, तब हम उसको शिशु बोलते हैं, यंग वन बोलते हैं। अगर यूट्रस के अंदर की बात करती हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं बच्चों, यंग वन एंड देन अडल्ट। तो हमारे जो फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, सबसे पहले जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, यंग वन एंड दी अडल्ट वन। तो सिंपल सा इस सीक्वेंस को याद रखिए और इन क्वेश्चंस को आराम से कीजिए। चलिए सिंपल आंसर हो जाएगा ए बच्चों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग अडोलोसेंस इंक्लूड, किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं। ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जो लड़कियों में आते हैं? ये पूछा गया है ड्यूरिंग द अडोलोसेंस पीरियड, मतलब किशोरावस्था के दौरान। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुएशन बिकम्स, हिप वाइडन, या फिर ऑल ऑफ दीज। स्तनों का विकास होता है, मानसिक धर्म की शुरुआत होती है, कूलों का चौड़ा होना, या फिर ये सभी। तो बच्चों जब हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं मेल्स में एंड फीमेल्स में, लेकिन फीमेल्स में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी जो कि होती हैं उनका उनका जो लोअर बॉडी होता है, जैसे कि हिप्स हो गए, उनका ब्रॉडनिंग। दूसरी चीज है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, एंड थर्ड है उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाता है, दैट इज मेनार्क का कंडीशन जो है वो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगी तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो है वो चेंजेस हैं जो गर्ल्स में होते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड। हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, दैट इज ये सभी। लड़कों की बात कर लेते हैं तो उनमें क्या होता है? फेस पर हेयर्स आने लगते हैं, दैट इज जो माउस्टेच होती है या फिर बियर्ड होती है वो डेवलप होने लगती है, साथ ही साथ में जो उनके शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होने लगते हैं, एंड उनके हाइट में अच्छा ग्रोथ होता है। क्लियर है? समझ में आ गया डिफरेंस? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बच्चों। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर, प्राथमिक यौन विशेषताएं हैं, कैसी कौन होती हैं? जो कि प्रेजेंट एट बर्थ, डेवलप ड्यूरिंग एडोलेसेंस, सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स हैं, या फिर इमोशनल चेंजेस हैं, जन्म के समय मौजूद होती हैं, किशोरावस्था के दौरान विकसित होती हैं, द्वितीयक यौन लक्षण है, या फिर भावनात्मक परिवर्तन है। बताओ बच्चों, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबने पढ़ ली, कौन सी होती हैं? ऐसी कौन सी प्राइमरी है जो सेकेंडरी से अलग है और लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर जरूर शेयर करना बच्चों कि प्राथमिक यौन विशेषताएं कौन सी हैं। सबसे पहली बात है, अगर मैं प्राइमरी की बात करती हूँ ना, सब लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई करी है ना, तो सबसे पहले जब हम जिस क्लास में जाते हैं या फिर जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो प्राइमरी होता है ना। फोन में भी एक प्राइमरी सिम होता है, एक सेकेंडरी सिम होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सिम की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए बच्चों, ठीक है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या है? हमारे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्रेजेंट एट बर्थ होते हैं, जन्म के समय से मौजूद होते हैं। सेकेंडरी तो हम डेवलप करते हैं ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट लड़कियों में, लड़कों में दाढ़ी आ रही है, मूछें आ रही हैं, है ना, ये सब चीजें जो है वो फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सब पहले से बर्थ के टाइम से मौजूद है। सिंपल आंसर हो जाएगा जो जन्म के समय से मौजूद है वो होगा प्राथमिक यौन विशेषताएं। क्लियर? चलिए
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ठीक है, हॉर्मोन्स क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं ड्यूरिंग द एडोलेसेंस टाइम। हमारी बॉडी में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? हॉर्मोन्स की वजह से आ रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स या फिर सिलेवरी ग्लैंड्स, अंतरस्रावी ग्रंथियां, बाह्य स्रावी ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां या फिर लार ग्रंथियां? बताइए फटाफट से कमेंट में जरूर आंसर को लिखें। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होगा बच्चों? फटाफट से बताओ। हमने डिस्कस किया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर मैं बात करती हूँ, जो हमारी होती है अंतस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन का क्या मतलब है? डक्टलेस होती हैं, मतलब इनके पास डक्ट्स नहीं है, इनके पास कोई नालियां नहीं है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, डक्ट्स नहीं है, ये अपना जितना भी सीक्रीशन होता है ना, वो कहाँ करती है? डायरेक्टली ब्लड में दे देती हैं। मतलब ये केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड में घोल दिया भैया, हमारा जो खून है उसमें घोल दी अपनी अपनी चीजें। इनके पास डक्ट्स ही नहीं है, कहीं और नहीं जा सकते, सीधे कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे। क्लियर है? तो जो हॉर्मोन्स है वो भी सीक्रेट कौन करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती है। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब किनके एग्जाम्पल्स हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। मेंस्ट्रुएशन इज अ साइन ऑफ, मासिक धर्म किसका संकेत है? मासिक धर्म आ गया भैया, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, किसका इंडिकेशन है ये? मेल के एडोलेसेंस का, कि पुरुष में भैया किशोरावस्था आ गई है? फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी, ओल्ड एज या फिर चाइल्डहुड, महिला की यौन परिपक्वता, बुढ़ापा या फिर बचपन? तो बच्चों हमको पता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या है? ब्लड लॉस है एक तरीके से, है ना? आपका ब्लड लॉस हो रहा है, आपका एक साइकिल है जो चल रहा है, 28 डेज का होता है वो, राइट? ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। बेसिकली किस में देखा गया है? फटाफट से बता दो। फीमेल्स में देखा गया है। मतलब जब महिलाओं में यौन परिपक्वता आती है बच्चों, परिपक्वता आती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मासिक धर्म का संकेत बोलते हैं। दैट इज फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी। मतलब फीमेल जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो रही हैं, कब? जब उनमें मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। टू इंक्रीज द प्रेशर वन कैन, दाब बढ़ाने के लिए कोई क्या कर सकता है? देखो फिर से आ गया वही क्वेश्चन, जेठालाल, तारक मेहता और अय्यर की बात फिर से कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट से। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैंने आपको बताया है फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर से सिर्फ इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। परम मित्र है कौन कौन? जेठालाल और तारक मेहता। प्रेशर बड़ा, फोर्स बड़ा। अब अय्यर की बात कर लो, प्रेशर जेठालाल, अय्यर एरिया। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा ना। क्या बोल रहा है? प्रेशर को इंक्रीज करना है भैया। अगर मुझे प्रेशर को इंक्रीज करना है तो अल्टीमेटली अय्यर को गिरा दो नीचे, जेठालाल बड़ा हो गया। साथ ही साथ में तारक मेहता क्या होंगे? वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब देख लो फटाफट से कि ये ऑप्शन जो है वो कहीं मैच कर रहा है। इंक्रीज फोर्स और डिक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया डिक्रीज फोर्स की फोर्स एंड एरिया सेम। बल बढ़ाया या फिर क्षेत्रफल घटा के, क्षेत्रफल बढ़ा के बल घटाए, या फिर बल और क्षेत्रफल को समान रखें। देखो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब एरिया को अगर मैं डिक्रीज करूंगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो? इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ में फोर्स को अगर मैं बढ़ाऊंगी तो भी मेरा प्रेशर जो है बच्चों वो बढ़ जाएगा। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए, दैट इज बल को बढ़ाया या फिर क्षेत्रफल को घटाया जाएगा तो दाब जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 22 की। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, ध्वनि किसमें यात्रा नहीं कर सकती? देखो तैयार हो जाते हो, सुबह 7 बजे तक हो जाते होगे, स्कूल जाना है, किसी मीडियम से स्कूल जाते हो ना, बस से, साइकिल से, कार से, बाइक से, ऑटो रिक्शा से, रिक्शा से, इसी तरीके से जाते हो ना। पैदल नहीं जा सकते होगे, मतलब मान लो कि किसी का स्कूल बहुत दूर है, वो पैदल नहीं जा सकता, तो उसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, कोई माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। सेम इसी तरीके से बच्चों जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं ना, वो किसके थ्रू ट्रैवल करती हैं? किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती हैं, है ना? अब ऑप्शंस देखते हैं, वैक्यूम, वाटर, एयर या फिर स्टील, निर्वात, जल, वायु या फिर स्टील। तो अगर मैं एयर, स्टील एंड वाटर की बात करूं, ये गैस हो गया,
स्टील एक सॉलिड है, वाटर एक लिक्विड है, ठीक है। हमको पता है तीनों स्टेट्स में क्या चल सकता है, साउंड चल सकती है, बिकॉज उनके पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं निर्वात या फिर वैक्यूम की बात करूं, वहां तो बच्चों कोई एयर ही नहीं होती ना, वहां पे कोई भी तरीके के पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। अगर पार्टिकल्स मौजूद नहीं है तो वो मीडियम की तरह काम ही नहीं कर सकते। मीडियम का ऑटोमेटिकली मतलब क्या है कि कुछ चीज है, वैक्यूम में निर्वात में कुछ नहीं है। साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करेंगी, नहीं कर सकती। हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा कि साउंड किस में ट्रैवल नहीं करती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। सिंपल आंसर है ए, दैट इज निर्वात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन अफेक्ट, ध्वनि प्रदूषण किसे प्रभावित करता है, हियरिंग एंड हेल्थ को, सॉइल फर्टिलिटी को, वाटर क्वालिटी को, या फिर एयर प्रेशर को। सुनने की क्षमता और स्वास्थ्य, क्या करता है नॉइस पोल्यूशन, किसको इफेक्ट करता है बच्चों, हमको पता है कि नॉइस क्या होता है ना। सबसे पहले नॉइस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जितना भी हमारा अननेसेसरी साउंड रहता है, ठीक है, वो क्या कंसिडर होता है, नॉइस की तरह कंसिडर होता है ना। अब वो क्या करेगा, सुनने की क्षमता और स्वास्थ्य को हानिकारक करेगा, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, पानी की गुणवत्ता, या फिर वायु दाब को। तो बच्चों अगर मैं सिंपल देखूंगी तो नॉइस पोल्यूशन अफेक्ट करता है हियरिंग एंड हेल्थ को। किसको अफेक्ट करेगी बच्चों, एक तो हमारे सुनने की क्षमता को और हमारे स्वास्थ्य को। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि बहुत तेज साउंड से हार्ट अटैक आ गया, हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। कानों का पर्दा फट गया, क्यों, क्योंकि साउंड जो है वो वाइब्रेशन है एक तरीके की, जो कि हमारी हियरिंग हेल्थ को डैमेज कर सकती है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। म्यूजिक पिच इज डिटरमाइंड बाय, संगीत की पिच किसके द्वारा निर्धारित होती है, आ जाओ। म्यूजिक का पिच है, डिटरमाइन कौन करेगा, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, या फिर मीडियम, आवृत्ति, आयाम, माध्यम, या फिर प्रबलता। तो बच्चों इस चीज को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एक बार फिर से उसको डिस्कस करते हैं। पिच की बात कर लेते हैं। एक मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दूसरी जगह मैं लिख लेती हूँ पिच, फिर उसके बाद में लिख लेती हूँ यहाँ पर हमारी लाउडनेस, और यहाँ लिख लेती हूँ मैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। कैसे, आपने पीएफ सुना होगा, प्रोविडेंट फंड। जब भी हमें पिच को बढ़ाना है तो हमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारी पिच बढ़ेगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच ऑटोमेटिकली कम होगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इन दोनों में एकदम कड़ा सा अच्छा सा रिश्ता है। फ्रीक्वेंसी एंड पिच की बात कर रहे हैं, पीएफ से आप इसको याद रख सकते हो। साथ ही साथ में लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करती हूँ, तो जैसे लाउडनेस बढ़ेगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस भी डिक्रीज होगी। कैसे याद रख सकते हैं, लॉस एंजलिस से याद रख सकते हैं, एल ए, ला, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, म्यूजिक पिच को डिटरमाइन करना है तो किसके थ्रू कर सकते हैं बच्चों, बताओ फटाफट से, ए फ्रीक्वेंसी के थ्रू, दैट इज आवृत्ति के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, इंद्रधनुष बन गया, बताओ। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, या फिर स्कैटरिंग। पानी की बूंदों में प्रकाश से विक्षेपण के कारण, परावर्तन के कारण, केवल अपरावर्तन, या फिर प्रकीर्णन। बताइए फटाफट से, अपने कमेंट सेक्शन जो आपको दिया गया है उसमें जरूर आंसर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इन टॉप 35 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो बच्चों रेनबो की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहली चीज एक डायग्राम से समझते हैं कैसे रेनबो बनता है। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है रेनबो को बनाने में, क्योंकि हमको पता है किसी भी चीज को बनने के लिए किसकी जरूरत है बच्चों, व्हाइट लाइट की जरूरत है। सनलाइट किसका एग्जाम्पल है, श्वेत प्रकाश का एग्जाम्पल है, मतलब व्हाइट लाइट का। जैसे ही अब मान लो अगर बारिश हो रही है और हल्की हल्की धूप भी खिली हुई है, तो जो हमारी ड्रॉपलेट है ना उस पर जाकर कौन टकराएगा, रेज टकराएंगी, किसकी, सन की रेज, कुछ इस तरीके से। और ये क्या करेंगी, डिस्पर्स करेंगी डिफरेंट टाइप के कलर्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेनबो बोलते हैं। सिंपल सा क्या बोलते हैं, रेनबो। ये किसकी वजह से हुआ, विक्षेपण की वजह से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट
थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बन जाता है, रेनबो बन जाता है। कौन से कलर्स को फॉर्म करता है, विबग्योर को फॉर्म करता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड को फॉर्म करता है। ठीक है, सिंपल आंसर हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स। पानी की बूंदों में प्रकाश के विक्षेपण से क्या बनता है, रेनबो बनता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बेटा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव इन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु रहता कहाँ है। कोई एक ऐसा जीवाणु है, कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। क्या मतलब है इसका, रहता कहाँ है। सबसे पहली बात, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, सॉइल सरफेस, डेड प्लांट्स या फिर वाटर। फलियों की जड़ों की गांठ में रहता है, केवल मिट्टी की सतह पर, मृत पौधों में या फिर पानी में। नाइट्रोजन को फिक्स करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बेटा जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, जो कि किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, गैस की फॉर्म में। हमको पता है हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो है बच्चों वो 78% है ना। कितना अमाउंट है, 78% है। एटमॉस्फेयर में गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर मैं गैस दे दूंगी ना प्लांट्स को, तो भैया वो कह देंगे नहीं भाई मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मैं गैस नहीं खा सकता, मुझे तो खाना चाहिए। अगर मैं आपको कच्चा आटा दे दूं तो क्या आप खा लोगे, नहीं। आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो रोटी खाता हूँ, तो मुझे उसे रोटी बनाना पड़ेगा ना। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के पास कैसे जाएगी, किस फॉर्म में जाएगी, किसी और फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, या तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं किसी के, नाइट्रोजन के, जिनको हम बोलते हैं NO3 माइनस एंड NO2 माइनस। ठीक है, और हमारी गैस कैसे प्रेजेंट है, N2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन इसको कन्वर्ट करवाएगा, जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा, जिसका नाम होता है बच्चों राइजोबियम। ठीक है, सबसे पहले तो नाम याद रखना कि कौन कन्वर्ट करवा रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, राइजोबियम करवा रहा है, जो कि एक टाइप का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। उसने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया कि भैया नाइट्रोजन ली एनवायरनमेंट में से गैसियस फॉर्म में, उसको क्या कर दिया, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसने, राइजोबियम ने। अब वो प्रेजेंट कहां पर है, रहता कहां है, वो रहता है फलियों की जड़ों की गांठ में। बच्चों आपने बहुत सारे कुछ इस तरीके से डायग्राम्स देखे होंगे, जो इनकी रूट्स होती है ना, उनमें कुछ इसी तरीके की गांठें प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं नोड्यूल्स। ठीक है, गांठें रूट में प्रेजेंट है, इसलिए रूट नोड्यूल्स बोल रहे हैं। जो हमारा बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो इन्हीं गांठों के अंदर रहता है। सिंपल सी आंसर हो जाएगा, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जितनी भी फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों की गांठों में प्रेजेंट रहता है कौन बच्चों, राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर्स बिकॉज, एलपीजी है सिलेंडर में संग्रहित क्यों करी, खुला क्यों नहीं छोड़ दिया उसको, गैस है भाई, अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे तो कितना मजा आएगा, मजा आएगा। चलो देखते हैं। इट इज हाईली फ्लेमेबल, इट इज सेफ इन ओपन एयर, इट इज नॉन फ्लेमेबल या फिर इट इज अ सॉलिड। क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील है, क्योंकि ये खुली हवा में सुरक्षित है, क्योंकि ये अज्वलनशील है, या फिर क्योंकि यह ठोस है। तो ठोस तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है बच्चों जो हमारा एलपीजी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये गैस है, सॉलिड तो नहीं है, काट दो। नॉन फ्लामेबल है, ये अज्वलनशील है, नहीं भाई इसी पे तो लोग खाना बनाते हैं, तो अज्वलनशील भी नहीं हो सकती। सेफ है ओपन एयर में, गलत, ये खुली हवा में सुरक्षित नहीं है, बिकॉज ये अत्यधिक ज्वलनशील है, ये बहुत ज्यादा हाईली फ्लामेबल है। आपने देखा होगा ना, जैसे आप गैस को ऑन करते हो बच्चों और लाइटर से या फिर माचिस की तीली से जलाते हो, तो कितना बड़ा सा एकदम एक्सप्लोजन टाइप का हो जाता है ना, क्योंकि वो फैलती है हवा में, हाईली फ्लामेबल है, बहुत ही अत्यधिक ज्वलनशील है एलपीजी। ठीक है, इसलिए हम उसको सिलेंडर्स में स्टोर करके रखते हैं, खुली हवा में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बच्चों। कैंडल फ्लेम हैज 3 जोन्स। हमको पता है
कि मोमबत्ती के लौ में भाई 3 क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र हैं? इनर डार्क, मिडिल ल्यूमिनस, आउटर नॉन ल्यूमिनस, ओनली वन ल्यूमिनस, 2 जोन्स या फिर नन बच्चों। भीतरी काला, बीच का द्योतिमान, भारी गैर दीप्तिमान, केवल एक दीप्तिमान, 2 क्षेत्र या फिर कोई भी नहीं। तो फटाफट से एक सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं बच्चों के लिए समझाने के लिए कि कौन कौन से क्षेत्र होते हैं हमारी फ्लेम में यानी ज्वाला में। तो 3 क्षेत्र होते हैं, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला और सबसे नीचे वाला। यहाँ पर बोला गया है जो हमारा इनर मोस्ट पोर्शन है, भीतरी वाला है, वो कैसे कलर का होता है बच्चों? ब्लैक कलर का होता है। बीच का जो होता है वो होता है ल्यूमिनस, जो कि दीप्तिमान होता है। ठीक है, फिर अगर मैं बाहरी की बात करती हूँ बच्चों, आउटर की बात करती हूँ, तो वो कौन सा हो जाएगा? नॉन ल्यूमिनस हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, ल्यूमिनस एंड दी ब्लैक पोर्शन। समझ में आ गया? चलिए, आंसर हो जाएगा ए, भीतरी काला, बीच का दीप्तिमान और बाहरी का गैर दीप्तिमान। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। फायर ट्राइंगल इंक्लूड, फटाफट से ट्राइंगल बना लेती हूँ। आग के त्रिकोण में शामिल क्या क्या है? भाई आग लगानी है, फटाफट से आग लगाते हैं हम। एक ट्राइंगल बनाया, सबसे पहली चीज क्या जरूरत है? एक तो मुझे चाहिए फ्यूल। अब आग किसके बिना नहीं लग सकती? ऑक्सीजन के बिना तो नहीं लग सकती भाई, है ना? और क्या निकलेगा बच्चों? हीट निकलेगी। तो सबसे पहला मुझे कोई भी फ्यूल चाहिए। अब मैं मान सकती हूँ कि ये तो कोई भी पेपर हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, वुड हो सकता है, कोयला हो सकता है, फ्यूल तो कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन मेरे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और जब ये दोनों कंबस्ट होंगे, ये दोनों जलेंगे तो क्या प्रेजेंट होगी? ऊष्मा निकलेगी, हीट प्रेजेंट। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट विल बी द राइट आंसर। ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। ईंधन पानी, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन वाटर, हीट भी नहीं होगा, फ्यूल कार्बन, हीट भी नहीं होगा। तो सिंपल आंसर हो जाएगा ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज, जो हमारा सर्पी घर्षण है बच्चों, वो क्या? लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेटर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर नन। स्थैतिक घर्षण से कम, स्थैतिक घर्षण से अधिक, स्थैतिक घर्षण के बराबर या फिर कोई भी नहीं। क्या होगा बच्चों? जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है, कम है या फिर उसके इक्वल है। तो अगर मैं डायग्रामेटिक वे में देखूं तो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हम एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई घर पे टेबल है जो कि टिल्टेड है ना? ये बच्चों क्या है? टेबल है। टेबल के ऊपर हमने कोई भी बुक रख रखी है और बुक जो है वो स्लाइड होकर नीचे जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज है स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई भी चीज अगर रेस्ट पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस पे लगने वाला जो भी फ्रिक्शन होगा जो उसको मूव करवा पाए वो कहलाता है बच्चों क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण हम उसको बोलते हैं। तो जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्थैतिक घर्षण से कम। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे कम होता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, दैट इज लोटनिक घर्षण। दूसरी चीज है सबसे उससे ज्यादा होता है बच्चों स्लाइडिंग, जिसका नाम है सर्पी घर्षण। और सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्थैतिक घर्षण। ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। फ्रिक्शन कॉजेज, घर्षण के कारण होता क्या क्या है? हीट एंड वेयर, वेयर एंड टियर होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, कूलिंग, ग्रोथ या फिर इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी और टूट फूट होगी, ठंडा होना, वृद्धि या फिर बिजली। तो हमको पता है बच्चों जो फ्रिक्शन है ना वो रबिंग की वजह से होता है। किसी दो इरेगुलर सरफेसेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से हीट रिलीज होती है एंड साथ में टूट फूट होती है। वियर एंड टियर को कॉज करता है क्या बच्चों? फ्रिक्शन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी इज, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति क्या होती है? बताओ फटाफट से, कमेंट में जरूर इस चीज का आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अबव 20 किलो हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज, 100 to 500 हर्ट्ज, 1 to 10 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज से नीचे, 100-500 हर्ट्ज या फिर 1 से 10 किलो हर्ट्ज। बताइए फटाफट से। बच्चों हमने साउंड को देखा था कि हमारा जो ह्यूमन ईयर है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, है ना?
मैंने आपको बताया था कि 20 हर्ट्ज से कम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक बोलेंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो हम उसको अल्ट्रासोनिक बोलेंगे, है ना। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक की वजह से प्रोड्यूस होता है ना। अल्ट्रासाउंड जो अब हम करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उसमें जो वेव्स निकलती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है। वहां पर ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए किलो हर्ट्ज दिया गया है, पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। किलो हर्ट्ज का मतलब है 1000 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 20 को मल्टीप्लाई कर लो 1000 से, कितना आ जाएगा बताइए फटाफट से, 20,000 हर्ट्ज आ जाएगा। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए, दैट इज अबव 20 किलो हर्ट्ज। कंफ्यूज मत होइएगा, बस थोड़ा सा क्या है, यूनिट्स का फर्क उन्होंने क्रिएट कर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर हम जानते हैं कि हमारे जेएनवी एस्पिरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है और इस चीज से घबराएंगे नहीं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बेटा। ह्यूमन ईयर कन्वर्ट साउंड इनटू, मानव कान ध्वनि को किस में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स, केमिकल सिग्नल्स, मैकेनिकल एनर्जी ओनली, विद्युत संकेतों में, प्रकाश संकेतों में, रासायनिक संकेतों में, या फिर केवल यांत्रिक ऊर्जा में। तो बच्चों हमने ह्यूमन आई भी पढ़ा है, साथ में हमने ह्यूमन ईयर भी पढ़ा है। आपको पता है हर चीज किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों, वेव्स की फॉर्म में। अगर मैं साउंड की बात करूं या फिर मैं लाइट की बात करती हूँ, वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना ही चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना बच्चों, वो इलेक्ट्रिकल या फिर नर्व सिग्नल को ही कन्वर्ट करता है। ब्रेन क्या करता है, इसको डिकोड करता है, और डिकोड होने के बाद ये हमें एज एन इमेज या फिर साउंड सुनाई देता है। तो हमें पता है कि ह्यूमन ईयर को साउंड को किसमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यानी विद्युत संकेतों में। यहाँ पर नर्व सिग्नल्स भी लिखे हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नर्व सिग्नल्स, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो लेगा ही किस चीज को, नर्व सिग्नल्स को या फिर विद्युत के संकेतों को ही लेगा। इसलिए जो कॉक्लिया हमारी कान में प्रेजेंट होता है इनर ईयर में, वो क्या करता है, साउंड वेव्स को क्या किसमें कन्वर्ट करवाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करवाता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बेटा। करंट इज कैरीड बाय, विद्युत धारा का वहन किसके थ्रू हो रहा है, किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या फिर आयन इन सॉलिड। धातुओं में इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, या फिर ठोस में आयनों द्वारा। तो बच्चों हमको पता है कि करंट जो कैरी करता है ना, वो कौन करंट कैरी कर सकता है, सिर्फ मेटल्स कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमको पता है कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, करंट के लिए गुड कंडक्टर हैं, है ना। अब आपने देखा होगा कि कॉपर वायर्स हमारे घर में यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर हैं, अच्छे विद्युत के चालक हैं। क्या प्रेजेंट होता है उनमें, ऐसा ऐसा क्या चीज वायर्स में प्रेजेंट है, ऐसा क्या कॉपर वायर में प्रेजेंट है जो उसको गुड कंडक्टर बना रहा है। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज हैं, ये क्या करते हैं, करंट को अपने थ्रू होकर जाने देते हैं। तो सिंपल आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, धातुओं में इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा का वहन होता है, मतलब कैरी आउट होता है, क्या प्रोसेस, करंट कैरी आउट होता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरिस्कोप वर्क यूजिंग, पेरिस्कोप किसके उपयोग में काम करता है, किसके उपयोग से, टू प्लेन मिरर्स, लेंस, प्रिज्म, या फिर कॉनकेव मिरर, दो समतल दर्पणों का, लेंस का, केवल प्रिज्म का, या फिर अवतल दर्पण का। बताइए फटाफट से आंसर। आपने पेरिस्कोप भी पढ़ा है, आपने कैलेडोस्कोप भी पढ़ा है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पेरिस्कोप में हमें किस चीज की जरूरत होती है, टू प्लेन मिरर्स की जरूरत होती है ना। किसकी जरूरत होती है, टू प्लेन मिरर्स की, जो कि कौन से डिग्री पर रखे होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा दो समतल दर्पण। आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि 45 डिग्री के एंगल पर प्लेस होते हैं ये दो प्लेन मिरर्स। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन से मजा आया होगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। अगर आप
और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने आप को लाइव लीडर बोर्ड में रैंक के थ्रू देखना चाहते हैं बच्चों, तो वेदा एकेडमी सबसे पहला इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर ले आया है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। आइए उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो बच्चों, रैंक योरसेल्फ बिफोर द एग्जाम, वेदा एकेडमी आपके लिए फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का फीचर ले आया है, जो कि हर संडे को करवाया जाता है। जो नेक्स्ट AIMT आपके लिए होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है 14 सितंबर को। इस QR कोड को स्कैन करके बहुत ही इजीली फोन से आप वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपकमिंग टेस्ट जो कि 14 सितंबर को शाम को 6 बजे होने वाला है, उसमें फ्रीली एनरोल कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, मॉक टेस्ट का फीचर जो है वो आपको होम पेज पर ही दिखाई देता है। सिंपली उसको क्लिक करिए, या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे जाकर डिफरेंट टाइप के शॉर्ट्स एंड वीडियोस को देख सकते हैं कि आप AIMT को कैसे अटेम्प्ट करें। साथ ही में एक चीज को याद रखिएगा बच्चों, जो अटेम्प्ट नंबर 1 होता है उसी का ही लाइव लीडर बोर्ड दिखाई देता है, एंड रैंक भी सिर्फ अटेम्प्ट नंबर 1 के लिए शो होती है। तो ध्यान से अटेम्प्ट करें। साथ ही में जो हमारे रैंकर्स होते हैं, टॉप 3 रैंकर्स को डिफरेंट टाइप के गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस मिलते हैं फ्रॉम द वेदा टीम। तो जल्दी से AIMT के लिए एनरोल कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय।